अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद शाहिद आपसे मुखातिब हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मीडिया मैट्रिक्स। नाज़रीन, रशिया और यूक्रेन के दरमियान एक दफ़ा फिर जंग का आगाज़ हो चुका है और इस दफ़ा ये जो जंग है बड़े ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। हालिया दिनों में रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया और इस दफ़ा जो हमले किए गए हैं वो दो जगहों पर किए गए हैं, जिसमें एक जगह जो है वो कीव और दूसरी है सुमाई। इन दोनों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं और कई घंटों तक ये हमले जारी रहे। इन हमलों ने न सिर्फ यूक्रेन को हिलाकर रख दिया बल्कि यूरोप के लिए भी कई सवालात खड़े कर दिए हैं। अब ये जो जंग है ये तकरीबन 4 साल 4 महीने से अब तक जारी है। ये जंग शुरू हुई थी 2022 से और ये अभी तक जारी है और ये ना रुकने का नाम ले रही है और ना ही थमने का नाम ले रही है। और इसमें उस तरह किरदार भी अदा नहीं किए जा रहे जिस तरह यूएस और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट था, या यूएस ईरान इसराइल, अगर मैं इस तरह कहूँ तो ज़्यादा सही है, यूएस ईरान और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको जिस तरह काम डाउन करने की कोशिश की गई, उसको जिस तरह ख़त्म करने की कोशिश की गई, उस तरह इसमें कोई मुल्क भी अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। अब ये जो 4.5 साल में बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, बहुत सारे लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। तो पहले मैं आपको ज़रा एक मेरे पास फिगर है वो मैं आपको बताऊं, फिर मैं आपको ये जो 2 दिन पहले जो हुआ है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो इन 4.5 सालों में अगर मैं पहले रशियन मिलिट्री की बात करूं तो मिलिट्री से तकरीबन 4 से 5 लाख लोग मर गए हैं, यानी अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। और अगर मैं मिसिंग पर्सन की बात करूं वही यूएस मिलिट्री के, यानी जो मलबे तले दबे होंगे, कुछ का तो पता ही नहीं है कि कहाँ चले गए। इसके अलावा कुछ जख्मी हैं, तो उनकी अगर मैं तादाद की बात करूँ तो उनकी तादाद है तकरीबन 9 से 10 लाख लोगों की। अब मैं यूक्रेन की मिलिट्री पर आता हूँ, तो यूक्रेन की मिलिट्री की अगर मैं बात करूँ तो इसमें तकरीबन 1 से 1.5 लाख लोग मारे गए, यानी 1 से 1.5 लाख लोगों की जान चली गई है। और अगर जख्मियों और मिसिंग पर्सन की बात करूं तो इनकी तादाद तकरीबन 4 से 5 लाख है। ये डेटा कोट कर रहा हूं मैं। अब इन दोनों की अगर तादाद मिलाएं तो तकरीबन ये 2 मिलियन के आसपास है, ये 2 मिलियन से भी ये तजावुज़ कर गई है। और अब मैं अगर सिविलियन कैजुअलिटीज़ की बात करूं, यूक्रेन में जो सिविलियंस की कैजुअलिटीज़ हुई हैं उसमें तकरीबन 62,700 लोग मारे गए हैं, लेकिन यूएन कहता है कि अगर एक्चुअल नंबर की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा है। अब जो हमले हुए हैं वो हुए हैं कीव पर और इसके साथ साथ है सुमाई पर। इन दोनों जगहों पर हमले किए गए। पहले मैं कीव की बात करता हूँ, तो कीव यूक्रेन का दारुल हुकूमत है और वहाँ पर मुख्तलिफ बिल्डिंग्स, दर्जनों बिल्डिंग्स पर हमले किए गए हैं और मुख्तलिफ मिसाइल्स मारे गए हैं, ड्रोन्स मारे गए हैं, जिसके बाद बिल्डिंग्स पर अटैक किए गए हैं और वहाँ पर तकरीबन बहुत सारी बिल्डिंग्स को आग लगी है और बहुत सारी बिल्डिंग्स भी वहाँ पर तबाह हो गई हैं। और अगर मैं वहाँ की कैजुअलिटीज़ की बात करूँ तो 2 लोग वहाँ पर जान की बाजी हार चुके हैं। 2 लोग नहीं बल्कि 4 लोग वहाँ पर जान की बाजी हार चुके हैं, यानी 2 लोग मर गए हैं। इसके साथ साथ 16 लोग जो हैं वहाँ पर इंजर्ड हैं और 12 की कंडीशन जो है वो सीरियस है। दूसरी तरफ अगर मैं सुमाई की बात करूँ तो सुमाई में तकरीबन 4 लोग जो 4 सिविलियंस थे वो मर गए हैं, यानी जान की बाजी हार चुके हैं, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। और इसके साथ साथ 33 लोग जो हैं वो अभी भी इंजर्ड हैं और जिनमें 7 बच्चे भी शामिल हैं। ये जो 2 दिन पहले जो अटैक हुआ है उसके नंबर्स मैं आपके सामने रखे हैं। अब जब ये हमला हुआ तो उसके बाद वहाँ पर एक डर की फिजा छा गई, यानी डर की लहर छा गई और जो लोग थे वो वहाँ पर पूरा एक डर का माहौल था। फिर उसके बाद जो मुख्तलिफ रेस्क्यू टीम्स थी वो आई और वहाँ पर उन्होंने लोगों की मदद की। इसके साथ साथ जो लोग मलबे तले दबे थे उन्हें निकालने की कोशिश की और अभी भी वहाँ पर रेस्क्यू टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं और लोगों को मलबे से निकालने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ कई इलाकों में बिजली भी कट चुकी है, यानी बिजली नहीं है। इसके साथ साथ वहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन भी मुअत्तल हो चुका होगा और काफ़ी जगहों पर फ़ोन कॉल्स पर भी बात नहीं हो पा रही। अगर मैं दूसरी जानिब बात करूँ शुमाइली इलाके सुमाई में, तो वहाँ पर भी रशियन हमले हुए और वहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ये हमले इससे पहले भी कई दफ़ा हुए हैं, यानी ये जो सुमाई का इलाका है ये इससे पहले भी इन हमलों की जद में आ चुका है। यानी जब से ये जंग शुरू हुई है तब से ये वाला इलाका इन हमलों की जद में आता रहा है। अब जो दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ का अपना मौक़िफ़ है। एक तरफ यूक्रेन है, दूसरी तरफ रशिया है। रशिया का अपना मौक़िफ़ है और यूक्रेन का अपना मौक़िफ़ है। तो पहले मैं आपके सामने रखता हूँ यूक्रेन के जो सदर हैं उनका मौक़िफ़ क्या है, वो कहते क्या है इसके बारे में। तो वो कहते हैं कि यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इन हमलों की शदीद और सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। उन्होंने मगरबी ममालिक से मुतालबा किया है कि यूक्रेन का फ़िज़ाई दिफा को मज़ीद मजबूत करना होगा। अगर ये फ़िज़ाई दिफा इनका मजबूत होता तो हो सकता है कि ये जो सिविलियंस की जानें गई हैं तो उनकी जानें बचाई जा सकती थी। दूसरी तरफ रशिया का कहना है कि उसने फ़ौजी और तवानाई से मुताल्लिक अहम मकामात को निशाना बनाया, यानी कि जो जगह जहाँ पर फ़ौजी लोग थे, जहाँ पर उन्हें ख़तरा था कि यहाँ पर उनके खिलाफ कोई साजिश की जा रही या यहाँ पर रहकर उन पर अटैक किया जाएगा रशिया पर, तो उन्होंने उन जगहों को अटैक किया है। ये है रशिया का मौक़िफ़। लेकिन यूक्रेन
حکام کا دعویٰ ہے کہ حملوں کا سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ شہری آبادی پر ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دکانوں پر ہوا ہے اور عوامی عمارتیں متاثر ہوئی ہیں۔ یعنی ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان جگہوں کو اٹیک کیا جہاں پر ان کے خلاف اٹیکس ہوتے یا جہاں پر ان کے خلاف سازش کی جاتی یا جہاں پر ان کے خلاف کچھ بارود وغیرہ بنایا جاتا، تو یہ کہہ رہا ہے رشیا، لیکن یوکرین اس کو اپوز کر رہا ہے۔ غزہ حملوں کے بعد یورپ میں تشویش مزید بڑھ گئی ہے۔ مغربی ممالک کے سامنے اب ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یوکرین کی فوجی مدد میں اضافہ کیا جائے یا پھر سفارتی کوششیں دوبارہ سے کی جائیں۔ دوسری طرف رشیا یوکرین جنگ میں رشیا یوکرین جو جنگ ہے نا، اب وہ صرف دو ملکوں کی جنگ نہیں ہے، وہ اب ایسکلیٹ کرے گی، یعنی وہ اب بڑھے گی مختلف ممالک کی طرف۔ تو اب یہ دو ملکوں کی سلامتی امن کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ عالمی معیشت، توانائی کی قیمتوں اور بین الاقوامی تعلقات پر واضح طور پر محسوس کیا جا رہے ہیں۔ اس کے اثرات جو ہیں، ان تمام چیزوں پر اثرات اس کے محسوس کیے جا رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ جنگ رکی نہیں، تھمی نہیں، تو آگے جا کے یوکرین کے لیے مزید سختی ہوگی، اور خاص طور پر ان دو علاقوں میں، کیو اور سومائی، ان دونوں علاقوں میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا شہریوں کو۔ فی الحال یوکرین کی طرف سے جو فضائی حملے ہیں، جو دفاعی کارروائیاں ہیں، وہ جاری ہیں۔ اب جبکہ رشیا اپنی فوجی حکمت عملی کے ذریعے یوکرین شہروں پر دوبارہ بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ یہ جنگ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا دنیا اس خطرناک صورتحال کو روکنے کے لیے کوئی فیصلہ کن قدم اٹھائے گی، یا یوکرین کے شہر اسی طرح حملوں کا نشانہ بنتے رہیں گے؟ تو اب اس جنگ نے بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے ہیں، خاص طور پہ یورپ کے لیے، خاص طور پہ یوکرین کے لیے، یوکرین کی امن و سلامتی کے لیے، اور خاص طور پر رشیا کے لیے بھی، کہ کیا آگے چل کے رشیا کیا کرنے والا ہے، اور یوکرین ان کے جو اٹیکس ہوں گے ان کا جواب کیا دیتا ہے، اور یورپ جو ہے وہ کس طرف جائے گا، وہ کیا سفارتی کوششیں کرے گا، یا اس جنگ کو ختم کرنے کی کوششیں کرے گا، یا پھر یوکرین کی مدد کرے گا، یوکرین کو فوجیں فراہم کرے گا، یعنی یوکرین کو اسلحہ فراہم کرے گا۔ تو یہ آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا۔ تو ابھی تک اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔